OIC स्टार्ट कब हुई थी, कैसे हुई, इसकी जरूरत क्यों पेश आई हमें? शुरू में कुछ जगह पर आवाज़ भी उठाई, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो OIC इस हद तक नाकाम हुई कि लोगों ने इसे तंज़िया अंदाज में OIC कहना शुरू कर दिया। अभी तक कोई कामयाबी समेटी है OIC ने? जुबानी हद तक देखें तो काफ़ी सारी कामयाबी हैं। वज़ीर ख़ारजा के इजलास हुए, पूरी दुनिया को एक मैसेज किया, आपने जो बीज बोया OIC का उसने आके फल क्या दिया? क्या मसला फ़लस्तीन हल हो गया? मस्जिद अक्सा जिसे आग लगाने के नतीजे में ये सारी तंजीम अमल में लाई गई थी कि आज मस्जिद अक्सा आज़ाद है। कश्मीर का मामला आपके सामने है, OIC ने इस बारे में क्या किरदार अदा किया? सकियांग में जो कुछ हुआ आपके सामने है, जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, बर्मा में जो कुछ हो चुका वो आपके सामने है, शाम किस तरह से जल रहा है, लेबनान किस तरीके से जल रहा है, यमन से जो आहो पुकार है वो यहाँ तक पहुँच रही है। 19 दिसंबर 2021 को 17th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ इस्लामाबाद पाकिस्तान में। इसमें अफगानिस्तान को लेकर बात की गई। इंसानी बुनियादों पर OIC गुज़िश्ता 20 साल कहाँ सोई हुई थी? अलमिया ये है, शर्मनाक बात ये है, कलंक का दाग उम्मत मुस्लिमा और OIC के ऊपर ये है कि ये इजलास इसलिए नहीं हो रहा कि ये 27 ममालिक मिलकर अफगानिस्तान को जायज हुकूमत तस्लीम कर लें। क्या 27 ममालिक ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर यह कहा कि अफगानिस्तान के साथ ज्यादती हुई है? 9/11 के हमले में एक भी अफगानी मुलव्वस नहीं था। क्या इन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने अफगान गवर्नमेंट के जो पैसे, जो डॉलर्स, अफगान गवर्नमेंट के डॉलर्स वहां पे उसने जबरन रोक रखे हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के अगेंस्ट है? अमेरिका को वो फंड्स फौरन रिलीज करने चाहिए। अमेरिका की बात की जाती है कि जिसने ताकतो ताराज किया वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए फंड्स फराहम करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डे टू टॉक। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है अफगान बहरान पर OIC कॉन्फ्रेंस। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसका बाकायदा तंजीम का क़याम 1972 में किया गया और अभी रिसेंटली 19 दिसंबर 2021 को 17th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ इस्लामाबाद पाकिस्तान में। इसमें अफगानिस्तान को लेकर बात की गई। क्या मकसद थे, क्या मकासद थे, क्या वो पूरे होंगे या नहीं, क्या हालात है अफगानिस्तान के, और तमाम जो मुस्लिम उम्मा थे, जो तमाम मुस्लिम ममालिक थे, उन्होंने क्या फ़ैसले किए, इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, OIC जो कि मुसलमानों की एक आलमी तंजीम है, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो नाजरीन हैं उनको आप बताइए कि OIC स्टार्ट कब हुई थी, कैसे हुई, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई हमें? जी थैंक यू डॉक्टर साहब। अगर हम इसके बिल्कुल बैक पर जाएं तो 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलवी मसीही, शिद्दत पसंद मसीही, जिसे आज आप दहशतगर्द कह सकते हैं, डेनिस माइकल, उसने मस्जिद अक्सा में 800 साल पुराने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर के रखे हुए मंबर को आग लगा दी। अब ये उनके तासुब की इंतहा थी। इसके नतीजे में बहुत इमारत को नुकसान पहुंचा, उसकी छत तक डैमेज हो गई और उस वक़्त आलम इस्लाम ज़िंदा था। इसमें उस वक़्त को आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लें, उस वक़्त, आज जिंदा नहीं है। तो आलम इस्लाम ने इसके ऊपर शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल दिया। फ़लस्तीन के जो मुफ्ती आज़म थे उन्होंने इसे बाकायदा ज्यूश क्राइम में शुमार किया और पूरे आलम इस्लाम को इकट्ठा होने की दावत दी। उन्होंने कहा कि आप इकट्ठे हों ताकि मुसलमान एक यूनिटी का मुजाहरा कर सकें, अपने मसाइल का हल कर सकें और आलम कुफर को उनकी ज़ुबान में जवाब दे सकें कि तुम्हारी इस तरह की हरकतें हमारे लिए नाकाबिल कबूल हैं। इसके चंद हफ्ते के बाद एक इजलास हुआ, उसके बाद चंद और इजलास हुए, जिसके नतीजे में जैसा कि आपने कहा कि 1972 में इसका बाकायदा क़याम अमल में लाया गया। इसमें तय किया गया कि इसके हर साल गालिबन वज़ीर ख़ारजा के इजलास हुआ करेंगे, फिर गालिबन 3 सालों के बाद सदारती इजलास हुआ करेगा, जिसमें पूरे मुस्लिम उम्मा के मसाइल को डिस्कस किया जाएगा, मुस्लिम उम्मा को यूनाइट करने की कोशिश की जाएगी, आगे बढ़ने की राहें निकाली जाएंगी, तनाज़ात का हल किया जाएगा और जो उम्मा के आपस के मसाइल हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म पर हल किए जाएंगे। यानी अगर इसका मंशूर देखें, इसका एजेंडा देखें तो दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड, लेकिन वो सिर्फ मंशूर ही था, वो सिर्फ एजेंडा ही था। इन्होंने शुरू में कुछ जगह पर आवाज़ भी उठाई, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो OIC इस हद तक नाकाम हुई कि लोगों ने इसे तंज़िया अंदाज में OIC कहना शुरू कर दिया। और फिर एक वक्त ये आया कि OIC सिर्फ अरब ममालिक की एक इलाकाई तंजीम बन के रह गई। इसने उम्मत का जो उम्मत के नुमाइंदे का किरदार जो अदा करना था वो पसे पुश डाल दिया गया। ये इसकी ब्लैक हिस्ट्री भी इसी में शामिल है और इसके जो अच्छे एजेंडाज थे वो भी इसी में शामिल हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक कोई कामयाबी समेटी है OIC ने या सिर्फ नाकामियाँ ही इनको देखनी पड़ी हैं? देखें, इनकी हिस्ट्री 1972 से अब तक आप देखें तो ये लगभग 50 ईयर्स हो गए। इसमें ज़ुबानी हद तक देखें तो काफ़ी सारी कामयाबी हैं। वज़ीर ख़ारजा के इजलास हुए, पूरी दुनिया को एक मैसेज किया कि मुसलमान इकट्ठे हो सकते हैं। उन्होंने इन्हें अपनी वॉच लिस्ट पर रखना शुरू किया। इनकी आवाज़ को बैनुल अक़वामी इदारों ने सुना और कुछ जगहों पर इनके ऊपर डिबेट्स भी हुई। यहाँ तक देखा जाए तो ठीक रहा, लेकिन
सोचने की बात यह है कि नतीजा क्या निकला। कहा जाता है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। आपने जो बीज बोया ओआईसी का, उसने आके फल क्या दिया? क्या मसला फ़लस्तीन हल हो गया? मस्जिद अक्सा जिसे आग लगाने के नतीजे में ये सारी तंजीम अमल में लाई गई थी कि आज मस्जिद अक्सा आज़ाद है, कि आज वहाँ मुसलमान अपनी आज़ादाना नमाज अदा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। कश्मीर का मामला आपके सामने है, ओआईसी ने इस बारे में क्या किरदार अदा किया। सकियांग में जो कुछ हुआ आपके सामने है, जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। बर्मा में जो कुछ हो चुका वो आपके सामने है। शाम किस तरह से जल रहा है, लेबनान किस तरीके से जल रहा है, यमन से जो आहो पुकार है वो यहाँ तक पहुँच रही है। ये चंद मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। इस सारे में आप देख लें कि ओआईसी कहाँ खड़ी थी। अफ़गानिस्तान का मामला देख लें। अफ़गानिस्तान के मामले में भी 20 ईयर्स के बाद इन्हें अगर इस इजलास की ज़रूरत पेश आई है, तो ये हम आगे फर्दर जाकर ये भी डिस्कस कर लेंगे कि ये ज़रूरत इन्हें क्यों पेश आई। इससे पहले 20 सालों में ओआईसी कहाँ खड़ी थी, और आज भी अगर ओआईसी अफ़गानिस्तान के मामले पर बात करने के लिए आई है तो एजेंडा क्या है? एजेंडा मुसलमान है, एजेंडा अफ़गानिस्तान है, या किसी और के एजेंडे की तकमील है? तो अब देखें कि मुसलमान जहाँ जहाद कर रहे हैं, जहाँ अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वहाँ पर भी इन्हें दहशतगर्द कहा जा रहा है। जहाँ पर ये मज़लूम है, जहाँ इन्हें मारा जा रहा है, वहाँ पर भी इन्हें दहशतगर्दी कहा जा रहा है। मुसलमानों की आवाज़ उठाने का, मुसलमानों की आवाज़ बनने का कोई बैनुल अक़वामी इदारा इस वक्त मौजूद नहीं है। जब ओआईसी बनी तो तवक्को ये की गई कि अब मुसलमानों की आवाज़ सुनी जाएगी, अब मुसलमानों के मसाइल हल होंगे। लेकिन अगर आप देखें तो इस नहज पे, इस कॉन्टेस्ट में देखें तो ये बिल्कुल नाकाम रही। ये मेरी राय है जिससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ओआईसी कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान की दावत पर हो रही है, और जिसमें जो मेन इशू है वो ये है कि अफ़गानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं उनको डिस्कस किया जाए, और अफ़गानिस्तान में जंग के बाद से जो सूरत हाल हुई उसको बेहतर किया जाए। बट जब आपसे बात हो रही तो आपने कहा कि जो ये इजलास की ज़रूरत जो पेश आई है, आपने जिस अंदाज़ में कहा उससे हमें शायद ये लग रहा है कि कुछ ऐसी बात है जिससे हम बेखबर हैं, क्योंकि हमारे इल्म में यही है कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए और अफ़गानिस्तान की बेहतरी के लिए ये इजलास कायम किया गया। ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम बेखबर हैं और आपने कहा इस अंदाज में कि इजलास की ज़रूरत की पेश है? मैं आपको बताता हूँ। पहले अगर हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इंसानी बुनियादों पर देख लें तो पहला मेरा सवाल ये है कि इंसानी बुनियादों पर ओआईसी गुज़िश्ता 20 साल कहाँ सोई हुई थी? ओआईसी ने कश्मीर के मामले पर इंसानी बुनियादों पर इजलास बुलाने से इनकार क्यों कर दिया था? जब इन्होंने आर्टिकल 35A का और 370 का जब नफाज किया है तो यहाँ पे कोशिश की गई कि ओआईसी का इजलास बुलाया जाए। उस वक्त ओआईसी कहाँ सोई हुई थी? इसकी इंसानी हमदर्दी कहाँ सोई हुई थी? पहली बात तो ये दो सवाल हैं। उसके बाद चलो अगर आप कहें कि आज की बात कर लें, माजी को माफ़ कर दें, तो अगर आज के ऊपर भी आ जाए तो इम्पॉर्टेंट बात यह है, अलमिया ये है, शर्मनाक बात यह है, कलंक का दाग उम्मत मुस्लिमा और ओवैसी के ऊपर यह है कि ये इजलास इसलिए नहीं हो रहा कि ये 27 ममालिक मिलकर अफगानिस्तान को जायज़ हुकूमत तस्लीम कर लें। ये इसलिए नहीं हो रहा कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाए। ये इसलिए नहीं हो रहा कि मौजूदा हुकूमत को लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम कर लिया जाए। होना तो ये चाहिए था कि 27 ममालिक इकट्ठे होते, एक आवाज़ बनते और कहते हैं कि अफगानिस्तान को हम लेजिटिमेट स्टेट तस्लीम करते हैं, अफगान हुकूमत को हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम करते हैं। हेल विद अमेरिका, हेल विद यूएसए, हेल विद अक़वाम मुत्तहिदा, ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस, हमें उनसे क्या कर्ज है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। होना तो ये चाहिए था, उम्मत का तकाजा तो ये था। ये कहाँ पर गए? ये इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि यहाँ पर भीख मांगी जाएगी, इमदाद के नाम पर पैसे इकट्ठे किए जाएंगे और इन्हीं में से कुछ लोगों की जेबों में हस्बे साबिक वो पैसे चले जाएंगे। जिस तरीके से अमेरिका ने पता नहीं कितने अरब डॉलर की इमदाद यहां पर भेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा स्टेबल करने के लिए, मगर तमाम के तमाम अशरफ गनी और उसके गुर्गे अमर बिल्ला खा गया, इनके अपने एजेंट खा गए, अशरफ गनी खा गया और वो भाग गए। एक इसके साथ ये होने वाला है। दूसरी बात, अगर ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ही हो रहा था तो सवाल क्या ये उठाया गया कि अफगानिस्तान को ताकतो ताराज किसने किया और उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? क्या 27 ममालिक ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर यह कहा कि अफगानिस्तान के साथ ज्यादती हुई है? 9/11 के हमले में एक भी अफगानी मुलव्वस नहीं था और अफगानियों ने अपने मेहमान उसामा बिन लादेन के मुलव्वस होने के भी सबूत और शवाहद मांगे थे, मगर अमेरिका ने ढटाई बेशर्मी के साथ किसी भी किस्म का सबूत किसी भी आलमी अदालत में देने से इनकार कर दिया और उस पर दौड़ा। तो अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स कोई मौजूद हैं तो क्या अमेरिका को कटहरे में लाया जाना मकसूद था कि नहीं? लेकिन उन्होंने तुझे दरखास्त की कि तुम भी इधर आके ऑब्जर्वर के तौर पर बैठ जाओ ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाए कि हम तुम्हारे मफाद के खिलाफ नहीं जाने वाले, हम तुम्हारे वैसे ही ताबेदार हैं जैसे पहले थे। मुझे बताइए ऐसा कुछ हुआ? तो फिर कौन सी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स? जिस मुल्क ने ताकतो ताराज किया उससे तावान तलब किया जाना चाहिए था, उल्टा उसकी सपोर्ट की जा रही है। फिर इस 57 कंट्रीज का जो इजलास हो रहा है, क्या इन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने अफगान गवर्नमेंट के जो पैसे जो डॉलर्स
अफगान गवर्नमेंट के डॉलर्स वहां पे उसने जबरन रोक रखे हैं। वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के अगेंस्ट है। अमेरिका को वो फंड्स फौरन रिलीज करने चाहिए ताकि अफगानिस्तान में कोई नया इंसानी अलमिया जन्म ले ले। अफगानिस्तान में इस वक्त गजाई बहरान पैदा हो चुका है, वहां पे अदबियात की किल्लत है, वहां पे माजूर पैदा हो रहे हैं क्योंकि वो मार के गए हैं, उन्हें उतना बारूद इस्तेमाल किया गया कि बच्चे सही पैदा नहीं हो रहे, ग़िज़ा प्रॉपर नहीं मिल रही। तो इन सारे मामलात के जिम्मेदार तो अमेरिका है, उससे कोई सवाल नहीं किया जा रहा। अफगानिस्तान के फंड्स रिलीज करने की बात नहीं हो रही और ये कहते हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। कैसी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स? कब तक आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे? इनका चेहरा बेनकाब कर दें। डॉक्टर साहब डेयर टू टॉक पे बैठे हुए हैं आप, हमें ने बेनकाब करना है। देखिए बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर जो अभी एजेंडा था इनका, ठीक है, अफगानिस्तान के हवाले से लेकर, उसमें ये भी तो देखें ना कि जितने ममालिक जमा हुए हैं, इन्होंने ये कहा कि हम एड फ्राहम करेंगे अफगानिस्तान को ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, वहाँ पे जितने क्राइसिस हैं उनको ओवरकम किया जा सके, वहाँ की एजुकेशन को लेके बात की गई है। देखिए इसी को साथ लेके चलते हैं। बरतानिया ने अपनी एजुकेशन के साथ ही तो बर्रे सगीर पर हुक्मरानी की। अगर बरतानिया की एजुकेशन को यहाँ पर नाफज ना किया जाता तो क्या बरतानिया के जाने के बाद भी हम अभी तक उनके जहनी गुलाम होते? अब वो मगरबी एजुकेशन को नफाज करना चाहते हैं, मगरबी एनजीओ को वहां इंजेक्ट करना चाहते हैं। इन फंड्स को वहां पहुंचाने के लिए वो मगरबी एनजीओ के जरिए जासूस भी वहां भेजेंगे। बेसिकली ये सब कुछ जैसा नजर आ रहा है, जैसा दिखता है, मुझे वैसा नहीं दिखता। अगर ये अफगानिस्तान के साथ सिंसियर होते तो पहले तो अमेरिका से उनकी फंड्स के रिलीज करने की बात करते, फिर अमेरिका की बात की जाती है कि जिसने ताकतो ताराज किया वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए फंड्स फराहम करे, फिर ये कहते हैं कि हम भी इसके फंड्स फराहम करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप उसमें अमन अमान चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए था कि आप कहते हैं कि हम अफगान गवर्नमेंट को लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम करते हैं, आप वहां इमदाद करेंगे, किसके जरिए करेंगे? आप जिस गवर्नमेंट को नहीं मानते, आप उस गवर्नमेंट को मानने से ही इनकारी हैं, तो आप इमदाद किस तरह से करेंगे? आप तो वहां पर खुद फिर गैर कानूनी तौर पर जाएंगे या बतौर दहशतगर्द जाएंगे, आप वहां पर कैसे जाएंगे आप? तो इसका तो मतलब ये हुआ फिर कि OIC जो है ये किसी काम की नहीं है, ये सिर्फ US ज्यूश इनके अंडर। मुझे लगता है और मैं चाहता हूं कि मैं गलत हूं। जो मेरा अंदाजा है, मेरी ख्वाहिश है कि वो अंदाजा गलत हो, मगर मेरा अंदाजा ये है कि OIC इस्तेमाल होने जा रही है, जो आपने आई विश कि मैं गलत हूं, मगर मुझे लगता है। किस तरीके से इस्तेमाल होगी? देखिए अमेरिका और वेस्ट अपने जो मकासद जंग के जरिए हासिल नहीं कर सका, अपने जो मकासद मुज़ाकरात के जरिए हासिल नहीं कर सका, अब वह मुसलमान भाइयों के जरिए हासिल करेगा। आप पाकिस्तान के वजीर खारजा का बयान देख लें, उसने वजीर खारजा ने कॉन्फ्रेंस एक दिन पहले क्या बयान दिया? उसने कहा कि हम अफगान गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करते। इससे पहले उसे चाहिए कि वो औरतों के हकूक की बात करे, वो दाइश की बात करे, फलाना बात करे। पहली बात तो यह कि दाइश को पैदा किसने किया था? जिसने दाइश को पैदा किया था अमेरिका ने, उसे कटहरे में क्यों नहीं लाते आप? फिर दाइश ने सर पकड़ा, सर उठाया किस दौर में? जिस वक्त उधर अशरफ गनी की हुकूमत थी, हामिद करजई की हुकूमत थी, अमेरिकी फौजी वहां मौजूद थे। उस दौर को डिस्कस किया जाना चाहिए। तालिबान तो जुमा 8 दिन, आज तो वो आ रहे हैं। आप दाइश की जिम्मेदारी उन पर कैसे डाल सकते हैं? उनके दौर में तो अमन अमान कायम हुआ है। तो ये जो शराइत पैदा की जा रही है, ये तमाम की तमाम वही शराइत हैं जो अमेरिका चाहता था, तालिबान ने इनकार कर दी थी। अब वो दूसरा रास्ता अख्तियार करके वो शराइत मंगवाना चाह रहे हैं। अगली शर्त ले लें आप, ये जो वसील बुनियाद हुकूमत जो वो चाहते हैं, ये कैसी हुकूमत है? ईरान चाहता है कि वहाँ वसील बुनियाद हुकूमत हो, उसके अपने मुल्क में वसील बुनियाद हुकूमत नहीं है। इंडिया चाहता है कि वसील बुनियाद हुकूमत हो, उसके अपने मुल्क में तो वो हिंदुत्व फलसफे के हामी जो हैं वो बरसर इक़्तिदार हैं, RSS है और वो सारे वो लोग शामिल हैं। मजे की बात है कि वो तमाम मुतालबात जो अमेरिका नहीं मनवा सका, अब वो मुसलमान भाइयों को सामने करके इमदाद के नाम पर लेना चाह रहा है। इस चीज़ को हमें इस रंग में ज़रूर देखना चाहिए। हम लोग जो है 57 ममालिक मिल के भी जो है हमारा कोई असर रसूख नहीं रहा। हम OIC हमने कायम की थी मुसलमानों के फ़ायदे के लिए कि मुसलमान पे कहीं पे कोई अगर जुल्म सितम होता है या किसी किस्म का कोई नाजायज़ होता है तो उनके लिए आवाज़ उठाई जाए। तो क्या हम 57 ममालिक मिलकर भी इतना असर रसूख नहीं रख रहे, इतनी ताकत नहीं रखते कि हम अपने से कोई फ़ैसला ले सकें? अभी भी हम लोग US के और यहूदियों के अंडर ही काम करेंगे? जी इसमें आपके अपने सवाल में तजाद है। आपने कहा 57 ममालिक मिलकर भी, ये मिलेगा? मैं प्रॉब्लम ही ये है कि ये मिलते नहीं है। ये वह नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तगन के बैठे गुफ्तगू की और उठ के चले गए, इनका तो सारा वो हिसाब है। आप देखें कि ये 57 मुल्क अगर वाकई ही मिल जाएं तो फिर तो वाकई दुनिया में वो इनकलाब आ जाए जिसकी हम बात करते हैं, मगर ये मिल नहीं सकते। ये सिर्फ एक ऐसा लॉलीपॉप है जो इन्होंने मुसलमानों के हाथों में दे दिया है। कश्मीर में कि मामला हमने OIC का इजलास बुला लिया जी, वो महीने के बाद कहते हैं कि हम नहीं बुलाना चाहते। जब बुला भी लिया तो कॉन्फ्रेंस में क्या किया? हमने हिंदुस्तान में होने वाले मजालम की मजम्मत कर दी है। लो जी, बात खत्म हो गई। अफगानिस्तान के मामले में 20 साल तक OIC क्या करती रही? ये नेटो के साथ शामिल थी। ये खुद ना सही, इसके बेशतर ममालिक ने नेटो की किसी ना किसी तरह सपोर्ट किया कि नहीं की? इन्होंने अफगान भाइयों पर बम गिराए हैं
और आज ये कहते हैं हम तुम्हारी फलाह के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर सामने आ रहे हैं। तो इस 57 ममालिक, असल में 57, वो कहते हैं मुहावरा 1.5 इंच की अलहदा मस्जिद बनाना, इन सब ने अपनी अपनी 1.5 इंच की अलहदा मस्जिद बनाई हुई है अपनी चौधराहट के लिए, अपनी बादशाहत के लिए, अपनी हुक्मरानी के लिए। ये पूरी उम्मत मुस्लिमा को कुर्बान करने को तैयार हैं। इनके पास वसाइल नहीं है, ये अपने वसाइल जो हैं ये सिर्फ अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इनके पास सिर्फ इसी तंजीम के लिए अरबों डॉलर्स का फंड कायम किया जाता, उसके लिए तालीम के ऊपर खर्च किया जाता, टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च किया जाता, अस्करी तरबियत के ऊपर खर्च किया जाता, बैनुल अक़वामी मुस्लिम फ़ौज बनाई जाती, इन तमाम मामलात के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती, तो वाकई ये तंजीम दुनिया की सबसे मौसर तंजीम होती। ये तंजीम वाकई मुसलमानों के मसाइल के हल के सिलसिले में संजीदा होती। मगर इन्होंने सिर्फ ये एक लॉलीपॉप बनाया हुआ है। जहाँ की प्रॉब्लम हो OIC का इजलास बुला दो, OIC का इजलास भी फौरन नहीं, वो कोई महीने 2 महीने बाद होगा, उसमें वो बैठेंगे, उसकी मजम्मत करेंगे और उठ के चले जाएंगे। दैट्स इट। आलम इस्लाम को इससे क्या फर्क पड़ता है? बल्कि आलम कुफर को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंस रहे होते हैं कि देखो हमने कैसा बेवकूफ़ी ने बनाया हुआ है। तो डॉक्टर साहब, ताकत की जुबान समझती है दुनिया की, दुनिया का असूल है, दुनिया ताकत की जुबान समझती है। जब तक आप ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक आपके पास ताकत नहीं होगी, आपकी आवाज में कोई वजन नहीं होगा। डॉक्टर साहब, OIC की नाकामी की फिर वजह क्या है? क्या ये ईमान में कमी है या वसाइल में कमी है या कुछ और? क्या वसाइल में कमी तो हमारे पास कतन नहीं है। क्या वजह है? पहली कमी यह है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मुसलमान हुक्मरान बट गए हैं जुग्राफियाई टुकड़ों में। हम कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान, वो कहते हैं सबसे पहले अरब, वो कहते हैं सबसे पहले तुर्की, वो कहते हैं सबसे पहले मलेशिया। हमने पाकिस्तान कम्स फर्स्ट का नारा खुद लगा के उम्मत की पुश्त में छुरा घोंपा हुआ है, तो हम बाकियों से कैसे तवक्को रख सकते हैं? वहां भी यही पहली बात। दूसरी बात यह कि हमारे हुक्मरान तमाम आलम इस्लाम के, वो अपनी अपनी हुक्मरानी की चेयर को मजबूत करने में मसरूफ है, उम्मत के लिए मसरूफ नहीं है। तीसरी बात यह कि ये ऐसा इज्तिमाई फंड कायम नहीं कर रहे कि पैसे लेने के लिए वंस अगेन वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते हैं, IMF की तरफ देखते हैं, यूरोपियन यूनियन की तरफ देखते हैं, हालांकि उन्हें पैसे देने चाहिए होते हैं। ये खुद इतने मजबूत हैं। तो इनके अंदर के जो बिगाड़ है, ये इसीलिए बिगाड़ है कि ये दूसरे को तस्लीम करने से इनकारी है। डॉक्टर साहब, आपने जो मजबूती की बात की और अमीर ममालिक की बात की, मुसलमानों में कुछ ऐसे ममालिक हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया पे ये इल्ज़ाम है कि इसने पहले भी अमेरिका के कहने पे अफगानिस्तान की मदद की थी और अब दोबारा से जो मदद कर रहा है तो वो अमेरिका के ही कहने पर कर रहा है। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, मैं कुछ गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, मैं खुद भी चाहता हूँ करना, मेरा फ़र्ज़ भी है, मेरा दीनी फ़र्ज़ भी है। अब मुझे अगर आके एक काफिर भी कह दे कि इनकी मदद करो, तो इससे मेरे ईमान या मेरे जज्बे या मिशन पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह कि सऊदी अरब एक अमीर मुल्क है, उसके पास बेशुमार वसाइल हैं, और आलम इस्लाम में अपने मकासद के लिए और बाज़ उम्मत के मकासद के लिए वो पैसे वक्तन फ़वक्तन खर्च करता रहा है। अब जो आप कहते हैं कि पहले जो उसने पैसे खर्च किए वो अमेरिका के कहने पर किए, देखें, बेशक उसने अमेरिका के कहने पे किए, बेशक उसने अपने कहने पर किए, बेशक उसने उस वक्त के पाकिस्तानी हुकाम के कहने पर किए। एक असूल है जो मैं कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ, जंग का असूल है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उस वक्त मामला रशिया के साथ था, रशिया और अमेरिका आपस में दुश्मन थे, तो दुश्मन का दुश्मन जो है वो तमाम आलम इस्लाम का दोस्त ठहरा। अफ़गानियों ने भी उस वक्त अमेरिका की मदद लेना कबूल कर लिया, बल्कि उस वक्त के अफ़गानी मुजाहिदीन का वहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट हाउस में रेड कारपेट इस्तकबाल भी हुआ, वो भी तारीख का हिस्सा है। तो मैंने एक अफ़गानी मुजाहिद से पूछा, तंजन, मैंने उससे जिस तरह भी आप बात कर रहे हैं मैं छेड़ते हुए उससे पूछा कि तुम लोग तो जी वो अमेरिका की इमदाद पर लड़े थे, तुम लोगों के लिए रेड कारपेट बिछाए गए वहाँ पे, तुम इसे जहाद कैसे कहते हो? उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। एक तो उसने कहा, यही मैंने उसूल बताया कि आरिफ साहब आप जानते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और उसमें उसने अल्लाह की हिकमत बयान करके कहा कि अल्लाह ताला जहादों के ताल जब बात करता है तो वो मुसलमानों का पाकीज़ा खून लेता है, माल काफिरों का लगवाता है। कहता है इस जंग में ये हुआ कि अल्लाह ताला ने काफिरों का पैसा, काफिरों के अमेरिका का पैसा, अमेरिका की टेक्नोलॉजी काफिरों के खिलाफ इस्तेमाल की, मगर खून अल्लाह को पाकीज़ा पसंद था, वो उसने हमारा लिया। तो सऊदी अरब ने अगर उस वक्त मदद की तो वो आप समझ लें कि उसकी दुश्मन का दुश्मन दोस्त के हिसाब से की होगी। दूसरा, राइट नाउ देखें तो सऊदी अरब इस वक्त अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे तुर्की नेटो का मेंबर है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान के कभी अमेरिका के साथ मामला चल रहे होते हैं, कभी किसी दूसरे मुल्क के साथ चल रहे होते हैं। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है जब तक वो कायम है, आप उससे इस तरह की बातों की तवक्को करेंगे, और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तब तक कायम रहेगी जब तक मुसलमान इकट्ठे नहीं होते, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना असलहा, अपनी असलहा साज फैक्ट्रियाँ, अपनी इस्लामिक फोर्स नहीं बनाते, तब तक आप दूसरों के मोहताज रहेंगे। जब तक दूसरों के मोहताज रहेंगे तो आपको दूसरों की बातें भी माननी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब, ये OIC कॉन्फ्रेंस जो है आपके मुताबिक ये मतलब कि पाकिस्तान को तमाम जो है मुस्लिम उम्मत थी उनको इस्तेमाल किया गया, 57 ममालिक शक है, मुझे ये शक है, आपको इस शक है। इसमें अफगानिस्तान ने भी शिरकत की, तो आप समझते हैं कि अफगानिस्तान जिसने 20 साल जंग लड़ी है वो इन चीज़ों से ला इलम होगा, या इस कॉन्फ्रेंस के बाद से अब उसकी कोई और स्ट्रेटजी होगी?
देखें, अफ़गानिस्तान लाइलम होगा, मैं नहीं समझता कि लाइलम होगा, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन वो जिस वक्त फंसे में, इस वक्त जिस तरह से फंसे में हैं, ना उनके पास मुकम्मल ग़िज़ा मौजूद है, ना उनके पास मुकम्मल वसाइल मौजूद हैं, उनके इवन के उनके अपने सरकारी मुलाजमीन की गुज़िश्ता 3 माह की तनख्वाहें जो पेंडिंग थी वो अमर बिल्ला और अशरफ गनी लेकर भाग गए, करोड़ों डॉलर वो भाग गए। इनके अपने पैसे जो हैं, अफगान गवर्नमेंट के पैसे जो हैं, वो अमेरिका के बैंकों में जो पड़े थे वो उन्होंने मुंजमद कर दिए हैं। वो इस वक्त एक शदीद क्राइसिस का शिकार है। इस क्राइसिस से निकलने के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये फ्लेक्सिबिलिटी कितनी देर पा होगी, तो मेरा ख्याल है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती, क्योंकि अफगानों का एक मिजाज है, वो पहाड़ी लोग हैं, वो पहाड़ों में जंग करते रहे हैं, वो ज़्यादा देर तक इस तरह की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वक्ती तौर पर अगर झुककर वो कुछ शराइत मान भी लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरेंडर कर जाएंगे। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2, अफगानिस्तान का स्टेबल होना, अमेरिका को छोड़ दें आप, अफगानिस्तान का स्टेबल होना पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, ईरान के लिए, हत्ता कि इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्टेबल होगा तो ये खिता जिस CPEC की बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, वो तमाम का तमाम खिते के इस्तेहकाम से मुमकिन होगा। इस इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में अमन व अमान हो, जो अमेरिका किसी भी सूरत नहीं चाहेगा। वो यहाँ पर अपनी मुदाखलत का जवाज़ चाहता है। उस जवाज़ के लिए वो चाहता है कि वहाँ पर ऐसी हुकूमत बने जिसे वो वसील बुनियाद हुकूमत कहता है। वसील बुनियाद हुकूमत क्या, कि वहाँ पर उन धड़ों को हुकूमत दी जाए, उन धड़ों को शरीक इक़्तिदार किया जाए जो पहले अमेरिका की गुलामी में रहे थे। अब देखिए, जहाँ तक उन्हें माफ़ करने की बात है, तालिबान ने उन्हें माफ़ कर दिया। आपको याद होगा कि अमेरिका का साबिक सदर भी वहीं पर रह रहा है इस वक्त, उससे उन्होंने कुछ नहीं कहा। साबिक अम्माल हुक्मरान ओहदेदार भी वहीं पर रह रहे हैं, मगर अब वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। लेकिन अमेरिका और सारे ममालिक अगर ये चाहें कि वो OIC को इस्तेमाल करके वहाँ पर पुराने लोगों को दोबारा से इंजेक्ट कर दें, इसके नतीजे में सिस्टम ऐसा बन जाएगा जैसा पाकिस्तान का सिस्टम है। हंग पार्लियामेंट, आप कोई फैसला भी नहीं कर सकते, हर वक्त प्रेशर ग्रुप्स बने हुए हैं। तो अगर ऐसा होगा तो ये खित्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब, अगर OIC इस्तेमाल ही हो रही है तो इससे इसको ख़त्म ना कर दिया जाए? देखिए, अमलन तो ख़त्म ही है, अमलन तो ख़त्म है। आप देख लें कि OIC के इजलास में जब इन्होंने कहा कि OIC के इजलास में, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, OIC के प्लेटफॉर्म पर जब इन्होंने कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, पहले OIC मान चुकी है कि कश्मीर उम्मत मुस्लिमा का मसला है, मगर फिर इंडिया की नाराज़गी के डर से, इंडिया से इनकी तिजारत है, इंडिया से इनके मफादात हैं, इन्होंने इस मसले को पसे-पुश डाल दिया। अभी 2 ईयर्स बैक जब ये मामला शुरू हुए हैं कर्फ्यू के, वहाँ पर इन्होंने OIC में इजलास उठाने की बात की, दे रिफ्यूज्ड इट। इसका मतलब है कि OIC ने पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान की सप्लाई में इजलास हो रहा है, इसमें भी मजे की बात है कश्मीर एजेंडे में शामिल नहीं था। ये आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़े जुर्रत रिंदाना का इजहार करते हुए वहाँ पर उसका नाम ले दिया, कश्मीर का जिक्र कर दिया। और आपको पता है कि आई एम अ क्रिटिक, मगर इस मामले में मैं इमरान खान साहब को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि बेशक उन्होंने आवाज़ ही बुलंद की, मगर इस प्लेटफॉर्म पर, इस एजेंडे में शामिल नहीं था। एंड ही सेड सम वर्ड्स। इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ अभी भी कश्मीर उसके दिल में कहीं ना कहीं मौजूद है। वरना हम सोच रहे थे कि शायद ये सौदा हो चुका है, लेकिन उसके बाज़ाब्ता एजेंडे पे ये मौजूद नहीं था। इस मामले में भी देख लें कि अफगानिस्तान के मामले में 20 साल OIC ने क्या किया, और अब अगर OIC आई है तो वही मुतालबात बनवाने के लिए आई है जो अमेरिका चाहता था। भी आप ख्वातीन को कौन से हकूक दो, मगरबी हकूक दो कि इस्लामी हकूक दो? इस्लामी हकूक दो तो दे नो वेरी वेल के क्या देना है। वसील बुनियाद हुकूमत किस लिए? ये वो मुल्क है जो शमशीर के जोर पे फतह हुआ है। आप वसील बुनियाद हुकूमत की बात तब करते हैं जब वोट के जरिए मुंतखब हुआ हो, आप ये कह ही नहीं सकते। उसके बाद वो और जो जितने भी उनके मुतालबात हैं, आप देखें वही तमाम मुतालबात है जो अमेरिका चाहता था। तो 20 साल जंग लड़ने के बाद क्या इसलिए उम्मत मुस्लिमा इकट्ठा हुई है कि अमेरिका के मुतालबात को बजोरे बाजू या बजोरे मिन्नत तरलाइन से मनवा लिया जाए? मेरा ख्याल है कि ऐसी OIC का कोई फायदा नहीं है। अभी कोलालमपुर समिट जब हुई है तो OIC ने उसका ऑफिशियली बाइकाट किया, और बाइकाट करने के साथ साथ अपने मेंबर ममालिक पर जोर डलवाया, दबाव डलवाया कि तुम लोग वहां पर ना जाओ। तो इस वक्त शायद ये एक अरबों की तंजीम बन चुकी है, और इस वक्त भी वो उम्मत मुस्लिमा के मफाद के लिए इकट्ठी नहीं हुई। इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देयर इज सम प्रेशर इन्वॉल्व्ड। डॉक्टर साहब, इन द लास्ट जो US, UK, यूरोप, इसराइल, यहाँ पे जब कोई कॉन्फ्रेंसेज होती है, उनकी सीक्रेट कॉन्फ्रेंस होती है, या उनके अपने जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनकी जब कॉन्फ्रेंस होती है तो वो उसमें सिर्फ वही लोग शरीक होते हैं। उसमें मुस्लिम उम्मा को बताओ ऑब्जर्वर नहीं बुलवाया जाता। मगर हमारे जब ये OIC होती है तो इसमें यूरोप, US, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर रहे होते हैं? अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये तो इस्लामी ममालिक है, वो यहाँ पे क्यों बैठे हैं? देखिए, वो आपको खुल खेलने की इजाजत नहीं देते। आपको अपने इजलासों में उन्हें बिठाना पड़ता है ताकि वो देख सके कि तुम ऐसा मनसूबा तो नहीं बुला रहे जिससे इस्लाम उरूज पर चला जाए, तुम कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं कर रहे जिससे आलम कुफर को जिक्र पहुंचे। वो वहां ऑब्जर्वेटर क्योंकि निगरान बैठे होते हैं आपके कि हमारी निगरानी में करो जो भी करना है। अभी भी देख लें, इसमें भी जब दावत दी गई थी, आलमी बैंक के नुमाइंदों को भी दावत दी गई थी, IMF के नुमाइंदों को भी दावत दी गई थी, और दूसरे ममालिक के मंदूबीन को भी बुलाया गया था। तो आपने बिल्कुल ठीक है कि वो लोग जो अपने इजलास करते हैं तो मुस्लिम ममालिक को बतौर ऑब्जर्वर वहाँ पे नहीं बिठाते। ये आपकी कमजोरी की दलील है कि आप उनके ऑब्जर्वर बिठाए बगैर अपना इजलास भी नहीं कर सकते। अनदर शेम फॉर OIC।
ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थी वो तमाम गुफ्तगू जो कि अफ़गान बहरान को लेके ओआईसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, और उसमें क्या बातें हुई, क्या उनके प्लान्स हैं, वो सारा कुछ डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छी तरीके से डिस्कस किया। इन द लास्ट मैं सिर्फ यही बात कहूँगा कि 57 ममालिक होने के बावजूद भी अगर हम अपना असर रसूख नहीं रखते और हम किसी के लिए काम कर रहे हैं या किसी के कहने पर काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमारे 57 ममालिक होने का कोई फ़ायदा नहीं, हमारे मुस्लिम होने का कोई फ़ायदा नहीं। हमारे पास इस वक्त ईमान की कमी है, वसाइल की कमी नहीं है, ईमान की सिर्फ कमी है। अगर वो ईमान की कमी हमारे मन से ख़त्म हो जाए तो शायद हम अपना असर रसूख पैदा कर सकते हैं, वही मुसलमान बन सकते हैं जो आज से कुछ सदियों पहले थे। आपके मेज़बान डॉक्टर माजिद खान को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।